नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं आपके लिए फिर लेकर के आया हूं सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं जो है सेट नंबर 1 जो मैं करवा रहा हूं उसके जो क्वेश्चन जो थे वो 3 के जो गा है, 3 का गा है, यहाँ तक क्वेश्चन सभी हो चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर दूसरे में 3 का घा से। तो देखिए तीसरे का घा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे का घा क्वेश्चन कह रहा है, दो जल में घुलनशील विटामिनों के नाम और इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को बताइए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वो होती हैं बी और सी। ये ध्यान रखिए, कौन होती हैं? बी और सी। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? बी की कमी से होता है बेरी, और सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ये आपको ध्यान में रखना है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती हैं, यही दो होती हैं, और इनकी कमी से रोग आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला ही हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, 4 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि राउल्ट का नियम समझाइए। फिर कह रहा है 298 केल्विन पर क्लोरोफार्म, इसका सूत्र दिया है, ठीक है, एवं डाइक्लोरोमेथेन, इसका सूत्र ये है कि वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 4.5 mmHg है। फिर कह रहा है 51 ग्राम CHCl3 यानी क्लोरोफार्म व 20 ग्राम CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बने विलयन के वाष्प दाब की गणना हमें करना है। यही कह रहा है ना, 298 केल्विन पर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? राउल्ट का नियम। यानी राउल्ट का नियम क्या होता है, तो आप उत्तर डाल करके राउल्ट का नियम हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें लिखना है द्रव द्रव विलयन में, यानी द्रव द्रव विलयन में, यानी द्रव द्रव का मतलब होता है विलय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा, ठीक है। द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब। अब किसी घटक का मतलब है या तो आप विलय का भी ले सकते हो, ठीक है, या तो आप विलायक का भी ले सकते हो। आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये ध्यान में रखिए, क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी अगर विलायक का वाष्प दाब होगा तो विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के ही बराबर होगा। इसका मतलब है, ठीक है ना। किसी घटक कह रहा है, अगर आप घटक विलायक लोगे तो विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर होगा? विलायक के मोल प्रभाज के ही बराबर होगा। अगर आप विलय मानोगे, नहीं, विलय का वाष्प दाब विलय के ही मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो देखिए आपको सूत्र याद रखना है, विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर होता है P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी। या P0A का मतलब है ये हमारे पास P0A का मतलब है ये क्या है? विलायक का वाष्प दाब है, और ये क्या है? विलायक का मोल प्रभाज है। और इसी प्रकार ये विलय के लिए है, और ये विलय का ये क्या है? मोल प्रभाज है, ठीक है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें निकालना है, क्या निकालना है? यानी कि मतलब विलयन का कुल वाष्प दाब, यही कह रहा है यहाँ पर। देखिए, तो देखिए ये हमारे पास सूत्र है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दिया है ये 298 केल्विन पर क्लोरोफार्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब, नहीं वाष्प दाब दिया है। क्लोरोफार्म जो हमारे पास है ना, ये क्या है? विलायक है, और ये क्या है? विलय है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जिसका मान ज़्यादा होता है वो हमारे पास क्या होता है? विलायक होता है, और जिसका मान कम होता है वो क्या होता है? विलय होता है। ये ध्यान में रखिएगा। यानी इसका वाष्प दाब कितना दिया? इसका वाष्प दाब जो है 200 mmHg है। ये देखिए P0A, यहाँ पर हमने ए किसके लिए माना? यहाँ पर ए क्या है? हमारे पास विलायक है। ए क्या है? विलायक के लिए, ठीक है। अब बी क्या है? यानी विलय के लिए। तो हमारे पास ए यानी कि मतलब कौन हो जाएगा? ये हमारे पास विलायक यानी क्लोरोफार्म हो जाएगा। तो CHCl3 ए की जगह आप क्या रखिएगा? CHCl3 कितना? 200 mmHg है। इसी प्रकार यहाँ पर इसका भी यानी कि मतलब ये हमारे जो विलय है डाइक्लोरोमेथेन, ये कितना? इसका मान 4.5 mmHg। यहाँ पर यहाँ रख दीजिए। देखिए बी की जगह आपको क्या रखना है? बी की जगह यहाँ पर रखना है CH2Cl2, क्योंकि हमें बी क्या है? विलय है, लेकिन विलय यहाँ पर सवाल में क्या है? CH2Cl2, ठीक है विद्यार्थी, ये हो गया। लेकिन इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास विलायक है ना, विलायक का भार भी दिया है।
विलायक का भार कितना 51 ग्राम है। तो विलायक का भार यानी कैपिटल डब्ल्यू से दिखाना है आपको। विलायक का भार हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से और विलेय का भार हमेशा स्मॉल डब्ल्यू से दिखाना है। तो ये कितना है, यानी विलायक का भार 51 ग्राम, 51 ग्राम हो गया। और विलेय का कितना है, यानी कि मतलब 20 ग्राम हो गया ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के अणु भार निकालना है। क्या करना है, दोनों के अणु भार निकालना है। ये हमारे पास यानी कि मतलब जो हमारे पास विलायक है, विलायक का अणु भार निकालना है और विलेय का भी अणु भार निकालना है, क्योंकि तभी तो आप निकाल पाओगे मोल प्रभाज। ठीक है, क्योंकि मोल प्रभाज तो हमें पता करना है ना सबसे पहले, क्योंकि इनके मान तो हमें मिल गए, यहाँ इनके मान तो हमें मिल गए ना, लेकिन इनके मान कहाँ से हमें मिलेंगे, यही तो हमें पता करना है। यानी विलायक का मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अणु भार निकालेंगे। अणु भार किसका निकालना, विलायक का। विलायक कौन है, CH यानी CHCl3 यानी क्लोरोफार्म। इसका जब आप अणु भार निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा। इसका निकालोगे, ठीक है, और इसका निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 85 निकल के आ जाएगा। क्योंकि कार्बन का होता है परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5 है। तो लेकिन 3 का गुणा करा दीजिएगा, टोटल जोड़ दीजिएगा, इतना निकल के आ जाएगा। आप सीख चुके होंगे कक्षा 11 में। इसके बाद देखिए यहाँ से जब आप दोनों के अणु भार निकाल लोगे तो इसके बाद क्या करना है, जब भी हमें मोल प्रभाज निकालना होता है किसी का, तो हमें मोलों की संख्या पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है देखिए, विलायक के मोलों की संख्या आप निकालो। विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के लिए हमेशा सब चीज़ कैपिटल आपको मानना है, ठीक है, सभी चीज़। तो विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर होता है विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार होता है। तो विलायक का भार कितना दिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है 51 है। अणु भार कितना है, इतना है। जब आप भाग लगाओगे तो इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, तो इसके लिए स्मॉल w बटे स्मॉल m। तो यहाँ से जब आप मान रखोगे, देख सकते ये दिया है और इसका मान कहाँ पर, ये इसका मान ये दिया है। जब आप भाग लगाओगे इसका मान इतना निकल के आ जाएगा। अब देखिए विलायक का जो हमारे पास है ना, विलायक का मोल प्रभाज निकाल लीजिएगा। विलायक का मोल प्रभाज यानी विलायक कौन है, विलायक हमारे इसकी जगह क्या रखना है, ये रखना है। विलायक हमारे पास यही है। विलायक का मोल प्रभाज होता है विलायक के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल, ये ध्यान में रखिएगा। तो विलायक के मोल कितने निकल के आए हैं, यहाँ पर इतने निकल के आए हैं, रख दीजिएगा ऊपर, ये देखिए। और यहाँ पर वही है। अब यानी विलेय के मोल कितने निकल के आए हैं, ये निकल के आए हैं, रख दीजिएगा। जब आप भाग लगा दीजिएगा, जोड़ करके भाग लगाओगे तो इतना निकल के आ जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। इसी प्रकार विलेय का मोल प्रभाज निकालिएगा। जब आप विलेय का मोल प्रभाज निकालिएगा तो हमारे पास स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो ये ध्यान में रखिएगा, उसको ऊपर रखा जाता है, उसके मोल और बटे टोटल मोल कहिए जाते हैं। जब आप प्रिय विद्यार्थियों भाग लगाओगे, मान पहले रख दीजिएगा, फिर इसके बाद जोड़ के भाग लगा दीजिएगा, इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, टोटल निकालना है, कुल वाष्प दाब। तो P टोटल बराबर P0 CHCl3, क्योंकि इसकी जगह क्या रखना है, इसकी जगह क्या हमें रखना है विलायक, क्योंकि ये विलायक के लिए माने थे, लेकिन यहाँ पर विलायक कौन है सवाल में, CHCl3, ठीक है। तो आप रखिएगा इंटू x, फिर इसके बाद A की जगह क्या रखिएगा CHCl3 प्लस। इसी प्रकार ये B की जगह क्या रखिएगा CH2Cl2, फिर x CH2Cl2। तो इसका मान तो दिया था, ये है, रख दीजिएगा। फिर इसके बाद इसका भी मान निकाल लिया हमने, इसका मान देखिए ये आ गया है, रख दीजिएगा प्लस। इसके बाद इसका मान निकाल के आ गया, यहाँ हमारे पास ये है, ठीक है, नहीं ये है, यहाँ पर ये दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान निकाल लिए हम, ये है, तो यहाँ पर रख दीजिए। जब आप गुणा करा दो, इसका भी यहाँ पर गुणा करा दो, टोटल जोड़ देखो तो आपका आंसर इतना निकल के आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चौथे खा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.10 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता के 1 बिलियन से बने कालम का प्रतिरोध 6.5 × 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर। इसकी प्रतिरोधकता, कामा चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है वो लिख लीजिएगा। 0.10 मोल लीटर इनवर्स, ये क्या है, सांद्रता होती है, सांद्रता इतना दिया है। फिर देखिए प्रतिरोध दिया है, रेसिस्टेंस दिया है 6.5 × 10⁻³ ओम, ये यहाँ पर दिया है। इसके बाद इसका व्यास डायमीटर दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए लंबाई दी है, लंबाई कितनी 50 सेंटीमीटर लंबाई है। तो देखिए ये प्रतिरोधकता कह रहा है, तो प्रतिरोधकता रो बराबर होता है R/L, ये होता है सूत्र। तो R का मान दिया है, लेकिन ए क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या πr² लगाइए, πr², ठीक है। तो πr² हो गया बटे L का मान कितना है, यहाँ पर 50 रख दीजिएगा। फिर देखिए प्रिय विद्यार्थी रो बराबर R का मान तो यहाँ पर होगा ना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए
यहाँ पर इतना हो जाएगा, इसको जब आप हल करोगे इतना आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर जाएगा तो ये पावर घटता है, 2 जीरो आ जाएंगे पीछे। उसी प्रकार पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा, और आर का मान यहाँ पर ये 2 बार लिख दीजिएगा, और नीचे 50 था ही। जब आप इसे हल करोगे, गुणा कराओगे, फिर इसमें गुणा कराओगे, भाग लगाओगे, तो इतना निकल के आ जाएगा आपका रो का मान। इसके बाद देखिए चालकता निकालना है, क्योंकि गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, खुद करिएगा आराम से, बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थी, चालकता कैप्पा बराबर होता है, के बराबर होता है 1/रो। क्या होता है? 1/रो होता है। रो का मान तो निकाल ही लिया गया यहाँ से, देखिए तो 1/रो। तो इसका जब आप भाग लगाओगे तो इतना निकल के आपका आ जाएगा। काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल है। इसके बाद देखिए कि प्रिय विद्यार्थियों मोलर चालकता निकालना है। क्या निकालना है? मोलर चालकता। लैम्डा एम बराबर होता है कैप्पा गुणे 1000/c होता है। कैप्पा का मान ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद देखिए 1000 है ही है यहाँ पर हमारे पास, सी हमारे पास दिया था, ठीक है ना। तो 0.10 जब आप गुणा कराओगे, भाग लगाओगे, इतना आंसर निकल के आ जाएगा लगभग में, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, देखिए ग नंबर, चौथे का ग नंबर है। कह रहा है कि कारण सही समझाइए। नंबर 1 क्रोमियम 2+ अपचायक है, जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है, यानी कि मतलब कह रहा है। दूसरा कह रहा है धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है संक्रमण धातु समानता रंगीन यौगिक बनाती है क्यों, यानी कि मतलब ये हमसे सभी के सभी तीनों के तीनों पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी पहले का हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले का आंसर ये है कि Cr2+ का विन्यास 3D4 है। क्या है? 3D4 होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो लास्ट में कितना आएगा? 3D4 आएगा। वो खुद कह रहा है, यानी D4 है, तो कितना है? D4 है। यह इलेक्ट्रॉन खोकर Cr3+ बनाता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, यानी इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो क्या बनाएगा? Cr3+ बनाएगा। क्योंकि ये जो हमारे पास क्रोमियम होता है वो स्थायी होता है D3 में। कितने में? D3 में। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खो करके Cr3+ बनाता है, जिसका 3D यानी 3D3 स्थायी विन्यास होता है। क्योंकि 4 है ना यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा ना, ठीक है ना। तो जब 3 बच जाएगा तो इसके बाद वो क्या हो जाएगा? यानी क्रोमियम स्थायी हो जाएगा। स्थायित्वता प्रदान करने के लिए सब ये काम किया जाता है। इसके बाद देखिए आता यह है, क्या है? अपचायक है। क्या है ये? अपचायक है। इसके बाद देखिए और दूसरी ओर Mn3+ का विन्यास, अपचायक किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर Mn3+ का विन्यास 3D4 है, इसका भी 3D4 है, इसका भी 3D4 है, इसका भी 3D4 है। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn2+ बनाता है, क्योंकि Mn3 है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो चार्ज घटता है पॉजिटिव वाला, ये ध्यान रखिएगा। बनाता है क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो चार्ज इसका घटेगा, 3 है तो 2 आ जाएगा, जिसका 3D5 स्थायी विन्यास होता है। क्योंकि ये जो हमारे पास Mn है, Mn किस में स्थायी होता है? 3D5 में, D5 में। और जो क्रोमियम होता है D3 में स्थायी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अतः यह है क्या है? ऑक्सीकारक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो अपचायक होता है। इसका आंसर इतना ही लिखना है। इसके बाद देखते हैं दूसरे का आंसर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे का आंसर है, कह रहा है क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आकार क्या होता है? छोटा होता है, और विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है? अधिक होती है। ये ध्यान में रखिए, क्या होता है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आकार बहुत ही छोटा होता है, और उनकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? मोर, यानी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तीसरा कह रहा है, तीसरे का आंसर है कि संक्रमण धातुएं, कह रहा था ना कि रंगीन यौगिक बनाती हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि संक्रमण धातु रंगीन यौगिक इसलिए बनाती हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कोई भी क्या होते हैं? रंगीन आयन बनाते हैं या रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ से हमारे पास कह रहा है चौथे का घा कह रहा है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक इतना इतना दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास वेग व्यंजक ये दिया है, इनकी कोटि निकालना है सबसे पहले, लेकिन हमें क्या लिखना है? अभिक्रिया की कोटि। तो प्रिय विद्यार्थी आपको क्या करना है? उत्तर डाल करके अभिक्रिया की कोटि हेडिंग डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग, अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब ये जो भाषा लिखी है ना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दिया ही है,
सवाल में दिया ही है, क्योंकि पूछ रहा है ना कोटि ज्ञात करिए, तो मैं परिभाषा आपको यहीं से समझा दूंगा इनसे। तो देखिए ये हमारे पास वेग व्यंजक लिखा है, मान लीजिए ये क्या है, वेग व्यंजक है, वेग समीकरण है। तो यहाँ पर क्या है, वेग बराबर है के क्या है, वेग स्थिरांक है। ए की सांद्रता के पावर क्या, 1/2, यहाँ बी की सांद्रता के पावर क्या, 3/2। तो लिखा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, अभिक्रिया के ये वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग। जो अभिकारक है ना ये क्या है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक की सांद्रता की घात यहाँ 1/2 है। अब बी अभिकारक की सांद्रता की घात कितना है, 3/2 है। अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग, ये घातों को क्या कर देना, योग कर देना, यानी तभी वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। दोनों को जोड़ देना, अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाए, 1/2 प्लस 3/2, क्योंकि लिखा भी है ना वही अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग। अभिकारकों की जो सांद्रता है ना, ये अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग, ये घातों का योग कर देना, आपको जोड़ देना, कितना निकल के आ जाएगा, 2 आंसर निकल के आ जाएगा। अभिक्रिया कोटि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है आपको अभिक्रिया की कोटि बराबर, यहाँ की घात कितनी है, सांद्रता की घात 3/2 है, माइनस, क्योंकि -1 है ना, ये -1 हो जाएगा। जब इसको हल करोगे तो कितना है, 1/2 निकल के आ जाएगा। तो ये ध्यान रहेगा, ये भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है हमसे कि 5 का है ना, 5 का पहला कह रहा है कोल-राउस का नियम समझाइए। फिर कह रहा है 298 केल्विन पर Ca2+ तथा Cl- वो एक है आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकताएं λm0 क्रमशः 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। CaCl2 के λm0 का परिकलन कीजिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, ये तो सवाल है न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ सबसे पहले हमें लिखना है कोल-राउस का नियम। तो देखिए कोल-राउस का नियम क्या होता है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। आपको ऐसे समझ में कम आएगा, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, λm होता है मोलर चालकता, क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, मोलर चालकता। तो यहाँ पर क्या है, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। आप अनंत का चिन्ह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 रखिएगा या अनंत का चिन्ह बना दीजिए, ऐसे करके, ऐसे, ये हमने यहाँ पर बना दिया है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर, अनंत है ना, ये अनंत का चिन्ह है। तो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट क्या है, ये मोलर चालकता। अब लिखा है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग, ये क्या है, मोलर चालकता ही तो है, मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। यही क्या है प्रिय विद्यार्थी, कोल-राउस का नियम है। इसके बाद हम और देखते हैं इसका न्यूमेरिकल आगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास क्या था, दिया क्या है, लैम्डा यानी 0 Ca2+ का इसका मान जो दिया था वहाँ पर सवाल में आप देख सकते हैं 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। और 2 λ0 Cl- का इसका मान इतना था, ठीक है। 2 इसलिए लगाया गया है कि कुछ CaCl2 है, टूटेगा तो 2 Cl- देगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 लगाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पूछ क्या रहा था, CaCl2 का मान, ठीक है। तो λm नॉट पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये तो 0 आप लिख सकते हैं, पढ़ दीजिएगा। CaCl2 बराबर क्या हो जाए, ये आयनों में टूटेगा, ये क्या होगा, ये आयनों में टूटेगा। तो λ0 Ca2+ प्लस 2 Cl- है, ये क्या 2 Cl- है, λ0 है ये। तो यहाँ पर इसका मान दिया है, रख दीजिए, इसका भी मान दिया है, रख दीजिए कि जब गुणा कराओगे फिर जोड़ दोगे इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, कारण सहित समझाइए कह रहा है। तो देखिए आपको उत्तर में लिखना है, विलयन की तनुता बढ़ाने पर, यदि विलयन की तनुता बढ़ाओगे यानी विलयन को और पतला करोगे तो विलयन के इकाई आयन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या होती है, घटती जाती है, अतः चालकता भी क्या होगी, घटेगी। आपको बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता हुआ, इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए पार्ट नंबर 3 सेट नंबर 1 का, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।